पर्यावरण मतलब इनमें से, फिर भी पढ़ लीजिए। एक बात बताए थे हम कि अगर यह प्रश्न पूछे कि पर्यावरण में क्या शामिल है, तो उसका उत्तर प्राय इनमें से सभी होता है। क्योंकि पर्यावरण में क्या शामिल है, इससे पहले हमें यह सोच लेनी चाहिए कि पर्यावरण से कुछ भी बाहर नहीं है। हम पर्यावरण से कुछ को भी बाहर नहीं कर सकते, हर कुछ पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। फिर भी आप पढ़िए, कह रहा कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं के प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, पर्यावरण है। बिल्कुल। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, पर्यावरण है। बिल्कुल है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, वह पर्यावरण है। बिल्कुल। ये तीनों पर्यावरण के अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो इनमें से या ऊपरी सभी नेक्स्ट पर आ जाए, आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन मतलब गलत है ये बता रहे हैं। सही के बाद क्या लगा दीजिए। आइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। पादप जीव, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के जैविक संगठन है। सही है। अजैविक तथा जैविक संगठक मिलकर बायोम की रचना करते हैं। सही है। ए बी सी सही है, लेकिन डी क्या है? गलत है। पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर रहते हैं? नहीं। पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र में लगातार अनुक्रमण का दौर चलते रहता। अनुक्रमण हम पढ़े ना अभी, अनुक्रमण में कुछ भी स्थिर रहता है, बदलते रहते। तो यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न में जो होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, और यहां पर सही नहीं है कौन? डी। क्लियर है? दूसरा क्लियर हो गया ना? प्रश्न सही कर लिए ना? दूसरा प्रश्न सही किए हैं कि नहीं किए हैं? पर्यावरण के जैविक संगठक में पादप सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? पेड़ पौधा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? तो पादप ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। पादप ही पर्यावरण के जैविक संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों की गमन को संभव बनाते हैं। पादप अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। बिल्कुल। पादप स्वपोषी होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के या पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधा महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके 4 कारण हम बताए थे आपको, पढ़िएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही है? आवास और निकेत के बारे में बताए थे ना। निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है। गलत। निकेत में एक। आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाया जाता है। गलत। आवास में एक से अधिक तरह का। एक आवास में कई निकेत होते हैं। बिल्कुल सही है। वन एक आवास है, तो उस वन में शेर का मांद एक निकेत है। आवास में एक से अधिक प्रकार की जातियां निवास करती है, लेकिन एक आवास में कई निकेत होते हैं, और एक निकेत में केवल एक ही जाति के जीव निवास कर सकता है। डी नंबर भी अब गलत ही होगा कि आवास द्वारा में किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता चलता। नहीं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता किससे चलता है? निकेत से। झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन, एक कोशिकीय शैवाल को ही क्या कहते हैं? पादप प्लवक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये सरोजाबी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेलांचल क्षेत्र, झील के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? बेलांचल क्षेत्र कहते हैं। और गहरा क्षेत्र जहां प्रकाश की पहुंच न बन रही हो। तो एक झील को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सरोजाबी क्षेत्र, बेलांचल क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। झील के किनारे छिछले भाग को बेलांचल क्षेत्र कहते हैं, उसके बाद वाले क्षेत्र को सरोजाबी क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद वाले क्षेत्र का जहां तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? गहरा क्षेत्र कहते हैं। इकोटोन अभी तुरंत पढ़े हैं। या 2 या अधिक पारिस्थितिक तंत्र का संक्रमण होता है, इसलिए यहां तनाव पाया जाता है। बिल्कुल। संक्रमिका प्रायः का क्षेत्र प्रायः न्यून होता है। बिल्कुल। लेकिन बड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्रायः छोटा ही होता है। तो दोनों कथन क्या है? अभी तुरंत हम इसके बारे में पढ़े हैं। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों शामिल है। जैव मंडल वो है जहां सजीव निवास करते हैं, और सजीव। नेक्स्ट, एड्स इफेक्ट, अभी तुरंत इसके भी बारे में पढ़े हैं। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। बिल्कुल। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो आसन यानी आसपास के परितंत्र में नहीं होती है। बिल्कुल। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है।
निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र के होने से तुरंत प्रभावित हो जाता है? संकेतक प्रजाति। परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन से तुरंत प्रभावित होने वाले जाति को इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं, संकेतक प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, लाइकेन संकेतक प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? और डी नंबर देखिए, डायरेक्ट बोल रहा है। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद हो तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र के हम 3 विशेषताओं को पढ़े थे, उनमें एक विशेषता यही थी कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद नहीं होता है। कोई भी जैविक समुदाय बाहर से प्रवेश कर सकते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में, और जब जिस जैविक समुदाय का मन होगा एक पारिस्थितिक तंत्र से निकलकर दूसरे में जाने का, तो वो जा सकता है। बिल्कुल खुला तंत्र होते हैं पारिस्थितिक तंत्र, बंद नहीं होता है। बाकी तो अब सब सही होगा। पारिस्थितिक कर्मता यानी कि इकोलॉजिकल निकेत पर है ना, निकेत को और किस नाम से जानते हैं? कर्मता के नाम से जानते हैं। तो वही निकेत के बारे में ये सारा कथन है। पारिस्थितिक कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक कर्मता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति के अन्य प्रजाति के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। यह भी सही है। और पारिस्थितिक कर्मता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने। तीनों का तीनों कथन क्या है? यानी कि निकेत की जब बात होती है तो प्रजाति की बात होती है। एक प्रजाति के सारे व्यवहार का अध्ययन करना हो, एक प्रजाति के सारे व्यवहार का अध्ययन करना हो, वो क्या खाता है, किस प्रकार रहता है, इन सब चीज को जानना है, तो आप उसके निकेत का अध्ययन करिए। एक प्रजाति के निकेत का अध्ययन करके हम उस प्रजाति के व्यवहार को समझ सकते हैं, उसके आहार को समझ सकते हैं, वो एक जीव को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इन सब को समझ सकते हैं। और निकेत की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सबका सीधा बनता है, खाली एक पेड़ का। निम्नलिखित में किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? आम का पेड़। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का हमेशा सीधा पिरामिड किसका बनता है? ऊर्जा पिरामिड। कौन पिरामिड? नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड क्या होता है? और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? गिरगिट में। शीत निष्क्रियता समझते हैं ना? हाँ, शीत ऋतु में या ठंड ऋतु में निष्क्रिय पड़ जाना ही क्या कहलाता है? तो गिरगिट में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है। चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। कंगारू में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। चूहा में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? चमगादड़ में। चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, और चूहा में शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? सूर्य का प्रकाश। जितना अधिक सूर्य का प्रकाश होगा, प्रकाश संश्लेषण उतनी अधिक होगी, उत्पादकता उतना अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है? आर्कटिक। आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, पेड़ पौधा है ही नहीं, तो वहां की उत्पादकता होगी नहीं होगी। आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने वाला जीव, स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है? तो इसे कहते हैं तर्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्नक परिभाषिक शब्द है, आप याद रखिएगा कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणी को तर्नक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन। और एक कोशिकीय शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है। बिल्कुल सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक मार्गीय और खाद्य जाल में बहु, क्योंकि खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहां संचित रहती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा पेड़ पौधे में, और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। तो यहां पर कौन है? हाँ, कीट और मवेशी होगा। नेक्स्ट, परितंत्र कैसा होता है? खुला होता है। पारिस्थितिक तंत्र खुले होते, बंद नहीं होते। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। यही दो मुख्य कार्य है एक पारिस्थितिक तंत्र का, ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों का
चक्रण। फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपभोक्ता है तो उपभोक्ता के स्तर पर संचित उत्पादकता को द्वितीयक उत्पादकता, और उत्पादक के स्तर पर संचित होने वाले को प्राथमिक उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार के, शुद्ध और सकल। शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण में कितनी कमी आती है? सही उत्तर होगा 90%। कितनी कमी आती है? 90% की कमी आती है लिंडमैन के नियम के अनुसार, और 90% आपके ऑप्शन में नहीं है। क्या हुआ? नेक्स्ट, झील परितंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होगा? उल्टा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार पिरामिड क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, और झील जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना। नेक्स्ट, जंतु जो समुद्र के तली में रहते हैं उसे कहते हैं बेंथोस। क्या कहते हैं? बेंथोस कहते हैं। बेंथोस कहते हैं, यह भी पारिभाषिक शब्द आप याद रखिएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, अर्थात शाक भक्षी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाक भक्षी होते हैं। पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय को क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। लिमिटिंग कम्युनिटी कहते हैं, चरम समुदाय। और जो सबसे पहले आता है उसे क्या कहते हैं? अग्रगणी या अग्रगामी समुदाय। जो सबसे पहले आया वो अग्रगामी, यानी कि अवस्थापन के दौर में जो विकसित हुआ। पारिस्थितिक अनुक्रमण में एक चरण था अवस्थापन, अवस्थापन के चरण में जो विकसित हुआ वो अग्रगामी समुदाय, और स्थिरीकरण के दौरान जो विकसित हुआ उसे चरम समुदाय। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। सौंफ तृतीयक उपभोक्ता है। बाज चतुर्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता है। परितंत्र के अजैव घटक निम्न से कौन है? सब ना। अजैव मतलब निर्जीव, निर्जीव जल भी है, वायु भी है, और तीनों अजैव घटक है। अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत है। 36 का प्रश्न गलत है। 37, निम्न में किसे जीवन का आधार माना जाता है? कार्बन। जीवन का आधार किसके माना जाता है? क्योंकि जीवन का आधार कोशिका है, और कोशिका बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए इत्यादि की जरूरत होती है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बन के बिना वो निर्मित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जीवन का आधार किसको कहा जाता है? पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होगा? तृतीयक उत्पादकता। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक, और उसके बाद जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादकता, छोटी मछली द्वितीयक उत्पादकता, और बड़ी मछली तृतीयक उत्पादकता। सही है। कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी इसमें कौन है? गाय। और जीवाणु तो उपभोक्ता है ही नहीं, ये अपघटक की भूमिका निभाते हैं। किसी आहार श्रृंखला के प्रथम जीव कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। हालांकि एक चारण आहार श्रृंखला होता है, और चारण आहार श्रृंखला में प्रथम जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वो आहार श्रृंखला का पारिस्थितिक तंत्र में कोई महत्व है नहीं। आते आगे। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं? हाँ, न्यूनतम 2, अधिकतम 10। परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक कौन है? सब। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, ये सभी जलवायु संबंधी कारक है। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता ये सभी जलवायु संबंधी कारक है। उत्तरोत्तर पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र कितना ऊर्जा का संचार होता है? 10%। इसीलिए उत्तरोत्तर यानी हर आगे आने वाले पोषी स्तर में, हर आगे आने वाले पोषी स्तर में दोस्तों ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाएगी? अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्रियों से प्रारंभ होती है। किसी स्थान, अपरद देख लिया ना, अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्रियों से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित, सबसे पहले और अंत में चरम समुदाय। अंत में दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। हालांकि चतुर्थ है नहीं, तो चतुर्थ भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट किया जाए तो क्या होगा? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। खनिजों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह नहीं रुकेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सूर्य का प्रकाश, पौधा से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। लेकिन खनिजों का प्रवाह जो होता है उसमें अपघटक अर्थात जीवाणु कवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपघटकों को आप नष्ट कर दीजिएगा तो पारिस्थितिक तंत्र में खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा।
निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता है? टेक्टोना। टेक्टोना उपभोक्ता है, बाकी ये सारा जो है उत्पादक है। ये विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, क्या है, लेकिन टेक्टोना जंतु है। नेक्स्ट, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर होगा? ध्यान दीजिए, उपभोक्ता की वृद्धि होने पर उत्पादक पर क्या असर पड़ेगा? यानी सीधा पूछ रहा है कि हिरन अगर संख्या में बढ़ गया तो वन में पेड़ पौधों में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। पेड़ पौधे उत्पादक, हिरन उपभोक्ता, तो वही बात पूछ रहा है। जैव व्यवस्था के सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? खनिज की। खनिज की अधिकता होती है। किसकी? मिनरल्स की। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी के कान और पैर सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि उष्मा का हानि शरीर से कम हो। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है। इस संबंध को कहते हैं क्या? सहभोजिता। यहाँ छोटी मछली लाभ की स्थिति में है, लेकिन शार्क मछली को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे को लाभकारी हो, तब इसे क्या कहते हैं? सहजीवता कहते हैं। दोनों का लाभकारी हो तो सहजीवता। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? प्लवक। प्लवक। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लवक कहते हैं, या अंग्रेजी में प्लैंकटन कहेंगे। प्लवक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लैंकटन कहेंगे। सहोपकारिता का उदाहरण है। सहोपकारिता का मतलब दोस्तों सहजीवता ही है। अंग्रेजी दिया रहता तब आपको कोई दिक्कत नहीं होता। और ये लाइकेन और माइकोराइजी संबंध सहजीवता या सहोपकारिता का है। कवक और उच्च पौधे के जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को माइकोराइजल कहते हैं, और शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को। चरने वाले जंतु से संभवतः क्या लाभ है? तो चरने वाले जंतु संभवतः यही लाभ है कि उनके उत्सर्जी पदार्थ मृदा से मिलते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण कौन करता है? तो ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? उत्पादकों में है। किसमें है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का तृतीयक उपभोक्ता। हरा पौधा उत्पादक, ग्रास, मेढक। तृतीय उपभोक्ता कौन है? सर्प। सर्प। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता होनी चाहिए। हाँ, घास खाएगा बकरी या बकरी खाएगा, तो यही एक सही सटीक आहार श्रृंखला बना। मछली खाएगा घास, मछली खाएगा मेढक, संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि यह शाकाहारी, और जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से सभी। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में? 10%। 10%। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? लगभग। एक क्वेश्चन में 2 से 10 पढ़े थे ना, तो यहां भी होगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर? 4 पोषी स्तर। 4 पोषी स्तर होते हैं, याद रखिएगा। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु और कवक। शैवाल उत्पादक होते हैं। शैवाल पारिस्थितिक तंत्र के क्या है? उत्पादक है, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है? आहार श्रृंखला। किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है? मांसाहारी जीव पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता ही केवल शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ही केवल शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ सारे उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इसमें कौन है? समुद्र है, बाकी सब मानव निर्मित है। जीव मंडल की स्वपोषित रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है?
पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई पर्यावरण का या जीव मंडल का क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम लिंडमैन ने दिया है। रेगिस्तान एवं शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है? तो इनकी जड़ें बहुत लंबी, शाखित, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती है। सही है। तने जल संचय करते हैं जिसके कारण तना मांसल तथा मोटे होते हैं। सही है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि को रोकने के लिए तना सामान्यतः क्यूटिकल युक्त घने रोम से भरा रहता है। सही है। तो रेगिस्तानी पौधे में अनुकूलन किस प्रकार से प्राप्त होता है, या जेरोफाइट प्लांट में अनुकूलन किस तरह से होता है, ये बात हम आपको बताए हुए हैं अनुकूलन जब पढ़ा रहे थे। निम्नलिखित कौन में मरुद्भिद पौधा जेरोफाइट प्लांट सभी यूफोर्बिया, आर्जोमोन, एकेसिया, ये सभी जो है दोस्तों, नागफेनी, ये सभी के सभी जेरोफाइट प्लांट या रेगिस्तानी पौधे हैं। आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, यह अन्योन क्रिया परजीवता कहलाता है। आर्किड जो है आम के पौधे के ही जाइलम फ्लोएम से भोजन जल प्राप्त करके जीवित रहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में परजीवता का कौन सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? परजीवता में एक को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरा, तो ऐसे ही संबंध को क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? हेलियोफाइट सूर्यमुखी, एस्कियोफाइट फ्यूनेरिया, विविपेरस राइजोफोरा, एंडोथर्मिक जीवाणु, ये गलत है। हेलियोफाइट मतलब जो सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करे उसे क्या कहेंगे? सिस्कोफाइट यानी छायादार स्थान पर उगे, तो ये फ्यूनेरिया प्लांट है जो छायादार स्थानों पर उगता है, ये ब्रायोफाइट प्लांट है। विविपेरस वे पौधे होते हैं जिसमें बीज जो है फल पौधे में लगे ही होते हैं, लेकिन फल पौधा में राइजोफोरा के बारे में बताए थे हम स्केलेटल सिस्टम में, आप पढ़िएगा एक बार। एंडोथर्मिक जीवाणु नहीं, एंडोथर्मिक मतलब अत्यधिक तापमान में उगने वाले पौधे, तो जीवाणु तो पौधा है नहीं दोस्तों। आगे आइए। पारिस्थितिकीय पिरामिड में किसे कोई स्थान प्राप्त नहीं है? अपघटक को कोई स्थान प्राप्त नहीं है दोस्तों। पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो पारिस्थितिकीय अनुक्रम जो अभी आज ही की क्लास में हम क्लियर किया है, पौधे और जंतुओं के प्रकार में लगातार परिवर्तन होता है, जैव विविधता में वृद्धि होती है, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है। इनमें से पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम किसने? एच रेटर ने प्रतिपादित किया था। किसने? एच रेटर ने। पारिस्थितिकीय निम्नलिखित किसके बीच के पारस्परिक संबंध है? जीव और वातावरण, जीव और नेक्स्ट। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय व्यक्तिगत जीवधारी के पारिस्थितिकीय अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी। और सामुदायिक जीवों के पारिस्थितिकीय अध्ययन को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, सीन इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया दोस्तों? टेंसले ने दिया। किसने? निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्ग? तो इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्गीकरण होगा जीवों का समुदाय और साथ में वह पर्यावरण जिसमें वो जीव और उसके पर्यावरण के संबंधों को ही परितंत्र के संबंधों के तौर पर जाना जाता है। तो इकोसिस्टम का अगर सर्वोत्कृष्ट परिभाषा इस ऑप्शन में खोजना है तो वो आपका सी है। नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन है? जैविक और अजैविक। कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? जल, क्योंकि क्लोरेला शैवाल है तो शैवाल सजीव होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता से अपघटक, सी होगा। इसी तरह जी खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक शाकाहारी एवं मांसाहारी से, इसी तरह बनती है। खाद्य श्रृंखला में अपघटकों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादकों का कार्य यानी पेड़ पौधों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी? उत्पादकों की होगी। उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी कह सकते क्योंकि द्वितीयक उत्पादक की कोई धारणा है नहीं। समुद्र के किनारे उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद, लवणोद्भिद कहते हैं। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले समोद्भिद, जल में उगने वाले जलोद्भिद और मरुस्थल में मरुद्भिद।
न्यूनीकृत पत्तियां यानी छोटी पत्तियां, न्यूनीकृत मतलब छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके होते हैं? शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद को ही मरुद्भिद भी कहते हैं, अंग्रेजी में जेरोफाइट कहते हैं। मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र, मूल मतलब जड़, मरुद्भिद पौधे का, मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र क्यों होता है? तो गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ गहराई में चली जाती है। या इसका एक और उत्तर होगा कि अगर पूछ दे कि मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र क्या होता है तो क्यों होता है, तो इसका एक उत्तर है अनुकूलन। रेगिस्तानी क्षेत्र में जीवित रहने के लिए लंबा मूल तंत्र का पौधों में होना जरूरी है, क्योंकि पानी रेगिस्तानी इलाकों में काफी नीचे रहते हैं, इसीलिए वही पौधा जीवित रह पाएगा जिसका जड़ काफी नीचे तक जाएगा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो प्रकाश संश्लेषण न होगा और सबसे पहले ऑक्सीजन के अभाव में सब मर जाएगा। अधिपादप इपीफाइट्स वैसे स्थानों पर उगते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऐसे पौधे जो यांत्रिक मदद यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट पाने के लिए बड़े वृक्षों पर चढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिपादप। नेक्स्ट, मिमिर्कोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादप और चींटियों के बीच। पुष्पी पादप और चींटियों के बीच के सहजीवी संबंध को ही हम मिमिर्कोफिली कहते हैं। यानी मिमिर्कोफिली एक सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि बकरी शाकाहारी होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? निश्चित तौर पर सूर्य से प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का अंतरण कैसे कैसे होता है, यही ना हमें पता चलता है खाद्य श्रृंखला से। हाइड्रोफाइट्स उसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स किन पौधे को कहते हैं? कौन सा एक पौधा मरुद्भिद है? करील, 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 अर्जिमोन, एकेसिया। पर्यावरण के अजैव अवयव के उदाहरण कौन है? वायु। जो निर्जीव है वही ना अजैव कहलाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि। बिना मिट्टी के पौधों की हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है दोस्तों। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग तो हरे पौधे ही करते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होनी चाहिए? 33.3, यानी पूरे क्षेत्रफल के 33.3 पर। मैंग्रोव खेती के लिए, मैंग्रोव खेती के लिए निम्न में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का संजेखनाली जंगल। क्लियर है? हाँ, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यही सुंदरबन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। इपीफाइट्स, फाइटोट्रोन जो है वो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद के लिए। यांत्रिक फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगाना संभव होता है। मान लीजिए कि अमेरिकी जलवायु के अनुकूल पौधे को भारत में लाकर रिसर्च करना है तो सबसे पहले उन पौधों के अनुकूल एक कृत्रिम वातावरण बनाना पड़ेगा। किसी अन्य जलवायु के पौधे को किसी अन्य जलवायु में कृत्रिम तरीके से लाकर रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है, या किसी नियंत्रित वातावरण बनाकर या कृत्रिम वातावरण बनाकर एक विशेष जलवायु के पौधे को एक विशेष जगह जब रखा जाता है तो उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? पादपालय, फाइटोट्रोन। निम्न में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती मतलब वही जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उससे जो जैविक खाद बनते हैं उसके द्वारा जो खेती होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती। अब बाकी सब कुछ जो है गड़बड़ सरबर खेती है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती है। सॉरी। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहकर ही परागण को अंजाम देते हैं। मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो मरुस्थलीय जीव जो है दिन में एकदम निष्क्रिय पड़े होते हैं अपने बिल में। जब रात को तापमान सामान्य होता है तब वो बाहर निकलते हैं भोजनों की तलाश में। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट कहलाते हैं। पारिस्थितिकीय नीके की कल्पना जोसेफ ग्रीनेल्स ने दिया था। पारिस्थितिकीय नीके यानी निकेत की अवधारणा किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो सबसे स्थिर परितंत्र कौन है? महासागर है। निम्नलिखित में कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते? 3 आर। 3 आर में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइक्लिंग। रिड्यूस, रीयूज और
रिसाइक्लिंग, यही है 3R का मतलब। ठीक है, 3R का मतलब है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइक्लिंग यानी पुनः चक्रित करना। सामाजिक वन की क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वन की कहलाता है। सहकारी स्वामित्व मतलब ऐसी भूमि जिस पर सामूहिक जो है मालिकाना हक हो, ऐसा जमीन जिस पर सामूहिक मालिकाना हक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सहकारी स्वामित्व कहते हैं। और सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उसकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वन की कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ब्राजील के रियो डियो। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। भारत के वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में है। कहां है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? हाँ, कृषि के लिए जो खेत बनाए जाते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनो उन्मूलन। पारिस्थितिक असंतुलन का भारत में सबसे बड़ा कारण वन कटाई है या वन उन्मूलन है? वन कटाई है या वन उन्मूलन है। नेक्स्ट, ताल। ताल का मतलब यहाँ तालाब से, ताल का मतलब, तो ताल पारिस्थितिक तंत्र या तालाब पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादक और न सिर्फ ताल, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उसके उत्पादक और उपभोक्ताओं पर ही निर्भर करती है। या कोई भी इकोसिस्टम का प्रश्न पूछा जाएगा कि उसकी स्थिरता किस पर निर्भर करती है, तो उत्पादक और प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। इस प्रकृति का सबसे विकसित प्राणी मानव है और उसकी गतिविधियां प्रकृति को संतुलन को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। निम्नलिखित में किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो है वैश्विक विरासत का वन है। वह वर्णक, वर्णक मतलब पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वर्णक है। तो वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह है फाइकोसाइनिन है, वो फाइकोसाइनिन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, हाँ, और इको मार्क का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? जल हायासिंथ, या इसको आप जलकुंभी भी कह सकते हैं, जलकुंभी भी कह सकते हैं। और हमारे जिला में भाखन कहा जाता है, भाखन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा? लकड़ी काटना मतलब पेड़ काटना। ठीक है, पेड़ काटना मतलब पारिस्थितिक तंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाए तो एक बार और मरा है क्वेश्चन, नहीं जी, वहां पर ऑक्सीजन है, मतलब सेम क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ था। अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ता है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। प्रभाव तो सब है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रभाव जो जंगल के कटने से होता है वो है जंगली जानवरों के निवास स्थान का खत्म होना। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर कौन होते हैं? उत्पादक। और अपरद खाद्य श्रृंखला के या अपरद आहार श्रृंखला के आधार तल पर मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक। नेक्स्ट, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? अब ध्यान दीजिए कि धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धारणीय विकास की अवधारणा हमें बतलाता है कि हम विकास में अपने संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह संसाधन बचा रहे। यानी हमें जो अपने पास आज प्राकृतिक संसाधन है, हमें उन प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो प्राकृतिक संसाधन बचा रहे। तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है विद्युत पैदा करने का, क्योंकि जल की कोई कमी
है नहीं। वहीं कोयला जलाकर अगर हम बिजली पैदा करेंगे तो वो धारणीय विकास नहीं कहलाएगा। एक दिन कोयला तो सीमित है, एक दिन कोयला समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए कि 50 साल बाद 60 साल बाद जो पीढ़ी आएगी और तो वो इतिहास में पढ़ेगा कि पहले कोयला हुआ करते थे, उसका रंग काला होता था क्या, तो ये ठीक बात नहीं रहेगा। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है वो क्या है? अभी तुरंत बताए कि धारणीय विकास यही कहता है कि आपको जो प्राकृतिक संसाधन आज प्राप्त है उसको इस प्रकार इस्तेमाल करिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो क्या हो। तो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, तनाव वाला क्षेत्र होता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है, क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते। गलत। प्राथमिक उपभोक्ता तो उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ये कैसे संभव है? शाकाहारी जीव की संख्या पेड़ पौधों से अधिक नहीं हो सकती है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। बिल्कुल। उपभोक्ता की बात की जा रही है तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। सी सही है। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं, बहुत शक्तिशाली अंतिम तृतीय या चतुर्थ होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, पारण प्रवाह होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये तो सही है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हाँ, बाकी सब अब गलती होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता नहीं जी, चक्रीय नहीं होता, एक दिशीय। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटते जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता नहीं जाता है, बल्कि एक समान रहता है। हर पोषी स्तर 90% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 10% आगे ट्रांसफर करते हैं। ये भी गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में दक्ष होती है नहीं। जो जो आगे की पोषण स्तर में हम बढ़ेंगे उतना ही भोजन प्राप्त करना दुर्लभ होते जाएगा। ठीक है। मेढक के लिए टीटा पकड़ना आसान है, सांप के लिए मेढक पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, अब बाज के लिए सांप पकड़ना और भी कठिन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह देखिए, सी नंबर चीख चीख कर कहा कि गलत है। क्या? खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक एवं, अगर शाकाहारी है मानव तो वो प्राथमिक, अगर मांसाहारी है तो। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु में अवस्थित है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया था। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता, हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन होता है? सौर ऊर्जा। प्रेरक बल सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का विकास बेनेट के द्वारा, यानी कि इकोटोन की अवधारणा का विकास किसने किया था? बेनेट ने किया था। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में कौन वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करे? ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि का प्रभाव है तो समुद्र जल स्तर, जल तल का बढ़ान, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भीति का सब। 1 2 3 4 क्लियर हो गया। चलिए, पर्यावरण समाप्त हो गया। कल के क्लास में बायोडायवर्सिटी शुरू करेंगे दोस्तों। एक 142-43 का क्या होगा? 142-43, 142 का सी होगा और 143 का भी सी होगा। पूजा यादव। एक 143-44 क्लियर हो गया।